अब आ रही है आवाज? हेलो हेलो हेलो, अब आ रही है आवाज? अब आवाज ठीक आ रही है? नमस्कार प्रेम शंकर जी, जरा लिख दें कि मेरी आवाज इस समय प्रॉपर है। आवाज सुनाई दे रही है ना? आवाज ठीक आ रही है? ओके, ठीक है फिर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। फेसबुक पर इन दिनों लाइव की बहार है। इनके बीच लीजिए, मैं भी लाइव होकर आप सबके बीच हाजिर हो गया। ये अवसर देने के लिए समकालीन जनमत और अवधेश जी, मृत्युंजय जी और सब मित्रों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आप सबका भी जो इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। ये समय ऐसा है जबकि हम लोगों का आपस में रूबरू मिलना संभव नहीं है, इसलिए आप सबके बीच होने और आपके साथ कुछ समय बिताने का लालच गहरा था। फेसबुक पर जो इस समय लाइव चल रहे हैं उनके बाबत कल मैंने एक मित्र की शिकायत कहीं पढ़ी थी कि अब इतनी संख्या में लेखक लाइव हो रहे हैं कि पाठकों के मुर्दा होने की बारी है। मेरी पूरी कोशिश होगी दोस्तों कि मैं जो कुछ कहूँ वो एक मुर्दा पाठ न हो और नहीं होगा, यकीन कीजिए। लेकिन इस समय मैं अपनी किसी कहानी का पाठ नहीं करना चाहता। इस कोरोना की विपत्ति के समय में मुझे ये मुश्किल लग रहा है। ये समय ऐसा है जब हजार तरह की हताशाओं से और सवालों से मन भरा हुआ है। हताशा उसे कहना ज़्यादा भी हो तो भी एक तरह की उदासी, एक तरह की अफसुर्दगी मन पर है ही। ये ऐसा वक्त है जब लग रहा है कि जैसे एक दुनिया आंखों के सामने देखते ही देखते नष्ट हो रही हो। महामारियों के और महाविपदाओं के जो ब्यौरे अब तक हम इतिहास में, किताबों में पढ़ते आए, वो इस तरह हमारे समय का सच बनकर सामने आ खड़े होंगे, इसकी कल्पना नहीं की थी। इसका एक असर मन और ज़हन पर है, मैं इस बात को छुपाना नहीं चाहता। महामारी कोई पहली बार नहीं आई। इतिहास में ऐसे अवसर पहले भी आ चुके हैं जब लगा होगा कि एक दुनिया नष्ट हो रही है। नष्ट होने के बाद वो फिर से बनाई गई और इस बार भी बना ली जाएगी। इंसान की निर्माण शक्ति पर, उसकी सृजन शक्ति पर ये यकीन तो पक्का है। लेकिन फिर भी लगता है कि कोरोना के बाद की दुनिया शायद ठीक ठीक वैसी नहीं होगी जैसी अब है, ठीक ऐसी नहीं होगी। बाद की दुनिया पर कोरोना के अमिट निशान हमेशा मौजूद रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, रुचि जी, अनुराधा जी, सबका नमस्कार, आभार। कोरोना के बारे में मैं कह रहा था कि कोरोना का उपचार जो है खोज लिया जाएगा, ये ख़त्म होगा, लेकिन फिर भी ये हमारी चेतना का अंश बनकर, एक अमिट अनुभव बनकर उस तरह हमेशा मौजूद रहेगा जैसे उदाहरण के लिए 1857 है या 1918 का स्पेनिश फ्लू है, बंगाल का अकाल है या विभाजन के समय के अनुभव हैं। ऐसी घटनाएं, बड़ी से बड़ी विपदाएं भी एक दिन तो ख़त्म होती ही हैं, लेकिन बीतती वो कभी नहीं। वो
किसी न किसी रूप में हमारी चेतना में मौजूद रहती हैं हमेशा। और ये तो सिर्फ बाहर की दुनिया की बात है। भला ये कैसे संभव है कि इतनी बड़ी वैश्विक विपत्ति हमारे भीतर, हमारे दिलों में कुछ बदले बिना चली जाए। हमारे भीतर और हमारे संबंधों में भी बहुत कुछ बदलेगा। इन सारे बदलावों का आकलन आने वाले वर्षों में होता रहेगा। साहित्य की दुनिया भी ठीक ठीक ऐसी नहीं होगी। गोष्ठियां और सेमिनार पहले से नहीं होंगे। मिलने जुलने, नशिस्तो बर्खास्त के सिलसिले पहले जैसे नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात, शायद हमारी बहसें, हमारे विमर्श और सवाल और हमारा बौद्धिक पर्यावरण भी ठीक ठीक शायद वो नहीं होगा जो आज तक होता आया है। उनमें बहुत से नए सवाल जुड़ेंगे जिन सवालों की शक्ल भी आज साफ नहीं है। हमारी जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है उसमें श्रेणियां हैं और वर्ग विभाजन है, ये कौन नहीं जानता। ये तो एक मामूली सर्वज्ञात सच्चाई है। लेकिन इस सच्चाई पर, नमस्कार पल्लवी जी, इस मामूली सी सर्वज्ञात सच्चाई पर जो एक झीना सा पर्दा पड़ा रहता है, इस महामारी ने लगता है जैसे एक झटके से उसे उठा दिया। कोरोना वायरस एक हत्यारा वायरस है मेडिकली, लेकिन वो तो जैसे फिटकरी की एक डली की तरह हमारे चमचमाते शहरों पर गिरा और जैसे दूध की तरह उसने उनको दो फाड़ कर दिया। साधन संपन्न लोग खूब सारा खाना भरकर घरों में कैद हो गए और लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में हमारे शहरों ने उन लोगों को अपने भीतर से उगलना शुरू कर दिया जिन्होंने उन शहरों का निर्माण किया था। वो भूखे और बिना पैसों के हजारों किलोमीटर के सफर पर पैदल चल पड़े, रास्तों में बेहोश होते मरते। इसकी छवियां और वीडियोस जो मौजूद हैं वो अब एक दारुण अनुभव के रूप में हमेशा हमारे साथ रहेंगे। इस बात पर आप सब सहमत होंगे, बल्कि ये तो कोई सवाल ही नहीं है, हम सबका यकीन है कि जो हमारी असल दुनिया होती है उससे अलग साहित्य की कोई अपनी स्वायत्त दुनिया नहीं होती, नहीं हो सकती। हम असल दुनिया से अलग साहित्य की कोई बेपरवाह या असंपृक्त निजी दुनिया नहीं बनाना चाहते। लेकिन उस फिक्र या संपृक्ति का रूप क्या हो, कैसा हो, ये जरूर एक सवाल है, साहित्य का एक बुनियादी सवाल जो बार बार हमारे सामने आता है। इसलिए कि वो, हिमांशु जी नमस्कार, अभी सुनाता हूं मैं कुछ बातों के बाद। मैं ये कह रहा था कि जो एक खास तरह की मध्यवर्गीय द्रवणशीलता होती है वो भी काबिले यकीन नहीं होती, जो सिर्फ मध्यवर्ग की ग्लानि को ढकने का एक कवर या कवच होती है। बस संपृक्ति या सरोकार का अर्थ अगर सकर्मक संपृक्ति नहीं तो शायद उसके कोई मायने नहीं होते। ये चंद बातें थीं। इन बातों की सविस्तार चर्चा अभी मुमकिन नहीं है और न ही ये आज के लाइव का विषय है। इन बातों का जिक्र मैंने सिर्फ अपनी मनस्थिति बताने के लिए किया है। मैं अपनी कहानी ना पढ़कर कुछ अन्य लेखकों की रचनाओं के कुछ हिस्से पढ़ना चाहता हूं जो मुझे लगता है कि इस समय प्रासंगिक हैं या नए सिरे से अर्थवान हो गए हैं। उसके बाद वक्त रहा तो अपनी कहानी का भी एक अंश मैं पढ़ूंगा। सबसे पहले हंगरी के कथाकार लायोस जिलाही की एक छोटी सी कहानी पेश करना चाहता हूं। मुझे यकीन है कि 2-3 पेजों की ये छोटी सी कहानी एक बार पढ़ने या सुनने के बाद किसी के लिए भी, नमस्कार रश्मि जी, नमस्कार राकेश जी,
मुझे यकीन है कि ये जो छोटी सी कहानी है 2-3 पेजों की, इसको एक बार पढ़ने या सुनने के बाद किसी के लिए भी इसे भुलाना नामुमकिन है। इस कहानी का चुनाव मैंने इसलिए किया कि इस समय जब हम रोज उठते हैं तो कोरोना से हुई मौतों का एक नया और पहले से बड़ा आंकड़ा हमारे सामने होता है। जब हवा में मृत्यु घुली हो तो कभी कभी जीवन की निस्सारता या निरर्थकता जैसे ख्यालों की चपेट में आ जाना नामुमकिन नहीं है। इस छोटी सी कहानी में भी एक गरिमाहीन निस्सार जीवन के ब्यौरे हैं। एक ऐसा जीवन जो रौंदा जाकर नष्ट किया जा चुका है। और ब्यौरे भी कहानी में जिस तरह हैं वो इस तरह हैं कि जैसे एक ठंडा निस्संग बयान हो बस। लेकिन ये साहित्य का जादू है या साहित्य की ताकत है कि इस कहानी के वो सारे ब्यौरे मिलकर पलटकर हमारे जीवन में, हमारे मन में फिर जीवन के मायनों को, उसके महत्व को और एक मूल्यपरक जीवन की कामना को हमारी चेतना में फिर मेहराब की तरह तान देते हैं। तो मैं ये छोटी सी कहानी जो 7-8 मिनट की ही है पढ़ना शुरू करता हूँ। लायोस जिलाही हंगरी के लेखक थे। कहानी का शीर्षक है यान कोवाच का अंत और इसका हिंदी अनुवाद श्रीमती चंद्र किरण राठी का है। ये संग्रह उड़नछू गांव से है, लेकिन वो संग्रह मेरे पास इस समय नहीं है, तो संयोगवश ये कहानी मेरे सामने लैपटॉप पर मौजूद है, मैं इसको वहां से पढ़ रहा हूं। यान कोवाच का अंत। उस दिन अपने तारपीन सने हाथ धोने के बजाय उसने उन्हें दरवाजे के पीछे कील पर टंगे चिथड़े से पोंछ भर लिया। यंत्रवत अपना हरा एप्रन खोला और पैंट से छीलन झटक दी। दरवाजे से निकलने से पहले वह उस बुढ़े कारीगर की तरफ मुड़ा जो पीठ फेर कर खड़ा खड़ा सरेस मिला रहा था। थकान भरे स्वर में वो बोला, गुड नाइट। उस दिन जब वो सोकर उठा था तभी से एक अजीब रहस्यमय अनुभूति उसे अंदर से कंपाए दे रही थी। उसके मुंह का स्वाद खराब था और रह रहकर उसके हाथ मशीन चलाते चलाते रुक जाते और आंखें बंद हो रही थीं। घर आकर उदासीन भाव से वो खाना खाने लगा। वो एक विधवा बुढ़िया के साथ एक छोटे से कमरे में रहता था जो कभी लकड़ी का गोदाम था और जिसमें जरूरत भर की चीजें भी पूरी नहीं थीं। उस रात 4 अक्टूबर 1874 को 1:15 बजे वो अलमारी बनाने वाला कारीगर बढ़ई यान कोवाच मर गया। उसके बारे में क्या बताऊं, कहां से शुरू करूं। वो मिष्टभाषी बेजान चेहरे वाला एक आदमी था जिसके कंधे झुके हुए थे और मूछें तांबई थी। जब उसकी मृत्यु हुई वो 35 वर्ष का था। 2 दिन बाद उसे लोगों ने दफना दिया। उसके कोई नहीं था, न पत्नी न बच्चे। केवल एक महिला रिश्ते में थी जो बैंक के प्रेसिडेंट तोर्दी की रसोई बनाती थी। वो यान कोवाच की चचेरी बहन थी। 5 साल बाद जिस अलमारी बनाने वाले की दुकान में वो काम करता था वो भी मर गया और 9 साल बाद जिस बुढ़िया के काठगोदाम में वह रहता था मृत्यु ने उसे भी हर लिया। 14 साल बाद तोर्दी की बावर्ची यान कोवाच की चचेरी बहन की भी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के 21 महीने के बाद कैरेपेशी के किनारे
एक शराब खाने में कुछ टैक्सी वाले लाल मेजपोश बिछी एक टेबल पर शराब पी रहे थे। आधी रात के बाद शायद 3 बजे कुछ टैक्सी ड्राइवर कोहनी के बल लेटे हुए थे और कर्कश ठहाके लगा रहे थे। निहायत घटिया सिगार से निकला गहरा धुआं उनके चारों ओर छल्ले बना रहा था। वे अपने आर्मी के दिनों के बारे में बातें कर रहे थे। उनमें से एक विशालकाय, रक्तिम चेहरे और दोहरी ठोड़ी वाला आदमी, जिसे वे फ्रिट्ज कहकर पुकार रहे थे, कह रहा था, एक बार मेरे कॉर्पोरल दोस्त ने एक नए रंगरूट का सिर स्टोव के नीचे डलवा दिया। इतना कहने के बाद उसे हंसी का इतना तेज दौरा पड़ा कि वो रुक गया और अपनी हथेली टेबल पर धम से दे मारी। उसने कहकहा लगाया। उसके गले और कनपटी की नसें फूल गईं और वह देर तक हिलता रहा। अपने जिंदा दिल ठहाकों के कारण वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसका सिर स्टोव के अंदर डलवा दिया और 100 बार अंदर से ही उससे कहलवाया, सर जुक्स फायरर, सो एंड सो रिपोर्टिंग। बेचारा मूर्ख वह स्टोव के अंदर से बोल रहा था और हम लोग उसकी पीठ पर तब तक मारते रहे जब तक हमारी उंगलियों की चमड़ी नहीं निकलने लगी। वो फिर ठहाका लगाने के लिए रुका और उसने अपने दोस्त की तरफ मुड़कर पूछा, तुम्हें याद है फ्रेंजी? फ्रेंजी ने सिर हिलाया। उस विशालकाय आदमी ने माथे पर हाथ रख लिया। उस आदमी का नाम क्या था? फ्रेंजी ने क्षण भर सोचकर कहा, कोवाच, यान कोवाच। ये अंतिम मौका था जब किसी मनुष्य ने यान कोवाच का नाम लिया। 10 नवंबर 1889 को हृदय रोग से पीड़ित एक औरत ओबुदा फैक्ट्री से सेंट जॉन अस्पताल लाई गई थी। वह करीब 45 वर्ष की थी। उन्होंने उसे पहली मंजिल पर वार्ड नंबर 3 में रखा। शांत, भयभीत, बिस्तर पर लेटी वह जानती थी कि वह मर जाएगी। वार्ड में अंधेरा था। बाकी सभी रोगी पहले ही सो गए थे। केवल एक छोटी सी नीली लालटेन की बत्ती रह रहकर भभक उठती थी। फटी फटी आंखों से वो धुंधलके में टकटकी लगाए मन ही मन अपना अतीत दोहरा रही थी। उसे गांव में गर्मी के दिनों की एक रात याद आई और एक नौजवान भी, जिसकी आंखों से कोमलता झलकती थी, जिसके हाथ में हाथ ढाले वो गंध भीने खेतों में घूमी थी और जिसके साथ उस रात उसने पहली बार जिंदगी का सुख जाना था। वह नौजवान यान कोवाच था और अब अंतिम बार उसका चेहरा, उसकी आवाज़ और उसकी सूरत याद की गई थी, लेकिन उसका नाम नहीं लिया गया था। सिर्फ उस मरती हुई औरत के दिमाग में कुछ लम्हों के लिए वो प्रकट हुआ था। उसके दूसरे साल काल्विनिस्ट चर्च आग से ध्वस्त हो गया और साथ ही वे धुंधले से कागजात भी, जिनमें यान कोवाच के जन्म और मृत्यु का ब्यौरा था। 1901 में जाड़ा बहुत ज्यादा पड़ा। जनवरी की एक शाम एक आदमी फटे पुराने कपड़े पहने हुए छिपकर कब्रगाह की फेंस के घेरे पर चढ़ गया। आग जलाने के लिए उसे लकड़ी के 2 क्रॉस चुराने थे। उनमें से एक क्रॉस यान कोवाच की कब्र का था। फिर 20 वर्ष बीत गए। 1921 में एक जवान वकील केचकैमेथ में अपनी डेस्क के पास बैठा अपने पिता की संपत्ति की फहरिस्त बना रहा था। उसने एक एक दराज खोली और कागज के हर एक पुर्जे को ध्यान से देखा। एक टुकड़े पर लिखा था, 4 फ्लोरिन 40 क्रूजर प्राप्त किए, पॉलिश की हुई 2 कुर्सियों की कीमत, सादर यान कोवाच। वकील ने कागज पर एक नजर डाली, मुट्ठी में ले उसे मोड़ तोड़ दिया और रद्दी की टोकरी के हवाले कर दिया।
दूसरे दिन नौकरानी टोकरी बाहर लाई और कागज पत्र आंगन में एक किनारे फेंक आई। 3 दिन बाद बारिश हुई, मुड़ा तुड़ा कागज पूरा भीग गया। उसमें जो बचा वो था याकोवा। बारिश ने सब कुछ धो दिया था। अक्षर या बमुश्किल पढ़ा जा सकता था। ये थोड़े से अक्षर अंतिम झलक थी यान कोवाच के अस्तित्व से संबंधित अंतिम चिन्ह। कुछ हफ्ते बाद बादल गड़गड़ाए और मूसलाधार बारिश हुई। उस दोपहर शेष अक्षर भी धुल गए। अक्षर वा सबसे अधिक दिनों तक बचा रहा, क्योंकि यान कोवाच ने वा के घुमाव पर अपनी कलम कुछ जोर से चलाई थी। फिर बारिश ने उसे भी धो दिया और उस क्षण उसकी मृत्यु के 49 वर्ष बाद अलमारी बनाने वाले उस कारीगर की जिंदगी इस धरती से सदा सदा के लिए समाप्त और लुप्त हो गई। कहानी इतनी ही है। सतीश जी नमस्कार। 2-3 पन्नों में ही एक समूचे जीवन की, बल्कि मृत्यु के बाद के भी 49 वर्षों की कहानी। जैसा मैंने कहा, ये एक गरिमाहीन निस्सार जीवन के निरर्थक लगने वाले ब्यौरों के जरिए फिर से जीवन के मूल्य और महत्व को रेखांकित करती कहानी है। मगर यह भी उल्लेखनीय है कि एक साधारण बढ़ई के वजूद के धरती से पूरी तरह लुप्त होने की ये कहानी लिखे जाने के साथ ही उसे पुनर्जीवित भी कर देती है। यान कोवाच पुनर्जीवित होकर अब इस कहानी में जिंदा है और तब तक रहेगा जब तक ये कहानी रहेगी। इस तरह दुनिया में कुछ भी शायद कभी विलुप्त नहीं होता। सब कुछ होना बचा रहेगा। जो विनोद कुमार शुक्ल जी के कविता संग्रह का शीर्षक है, शायद वो इसी तरह बचा रहता है। तो आज सुनाने के लिए सबसे पहली रचना तो ये थी। कुछ सेकंडों के अंतराल के बाद मैं कुछ और सुनाता हूं। इसके बाद मैं जो सुनाना चाहता हूं वो एक छोटा सा अंश अमेरिकी उपन्यासकार हॉवर्ड फास्ट के अमर उपन्यास स्पार्टाकस के हिंदी अनुवाद आदि विद्रोही से है। यानी ये मैं इससे अनुवाद स्वर्गीय अमृत राय जी का है। इस उपन्यास की कहानी 71 वर्ष ईसा पूर्व की है, जब रोम में गुलामी की प्रथा थी और उन्हें आपस में लड़ाने यानी ग्लैडिएटर्स की लड़ाइयों के खेल हुआ करते थे। स्पार्टाकस जो एक ग्लैडिएटर था, उसके नेतृत्व में गुलामों का विद्रोह हुआ था, जो अंततः कुचला गया और 6000 गुलाम रोम की सड़कों और गलियों में सलीब पर चढ़ा दिए गए। इस अंश में आखिरी गुलाम जो एक ग्लैडिएटर था, स्पार्टाकस का साथी, वो सलीब पर लटकाया गया है। ये विश्व साहित्य का एक बहुत प्रोफाउंड अंश है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक भौतिक समय होता है जो हम सबके बाहर बहता है, सबके लिए एक समान, और एक भीतरी समय, मनोवैज्ञानिक समय होता है। उसकी रफ्तार वही नहीं होती जो बाहरी समय की। जो अकथनीय यंत्रणाएं झेलते हैं, उनका समय भी शायद वही नहीं होता
जो बाकी लोगों का। इसके बारे में एक छोटा सा अंश। ये वो अंश नहीं जो मैं सुनाना चाहता हूँ, उसके पहले चंद लाइनें पढ़ रहा हूँ। ये भीतरी और बाहरी समय के रिश्ते के बारे में या उनके फ़र्क के बारे में है। एक बार एक रोमन गुलाम को सलीब पर चढ़ाया गया। जब उसको वहाँ पर लटके हुए 24 घंटे हो चुके थे तो खुद शहंशाह ने उसको माफ़ कर दिया और किसी तरह उसकी जान बच गई। उसने एक जगह पर यह लिखा है कि सलीब पर उसको कैसा महसूस हुआ, और अपने उस बयान में जो सबसे बड़ी बात उसने लिखी है उसका संबंध समय के प्रश्न से है। वो कहता है, सलीब पर सिर्फ 2 चीजें रह जाती हैं, दर्द और अनादि अनंत काल। लोग मुझसे कहते हैं कि मैं सिर्फ 24 घंटे सलीब पर रहा, मगर मैं तो जानता हूं कि सृष्टि में आज तक जितना समय गुजरा उससे भी ज्यादा देर तक मैं सलीब पर था। जब समय न रह जाता हो, काल की परिभाषा मिट जाती हो, तब हर क्षण चिरकाल है, अनंत है। ये मैंने अतिरिक्त पढ़ा, जो वास्तव में मैं सुनाना चाहता था वो अंश में अब शुरू कर रहा हूं सुनाना। आखिरी ग्लैडिएटर, गुलामों का विद्रोह कुचला जा चुका है। ये आखिरी विद्रोही है जो सलीब पर लटकाया गया है, और यह एक ग्लैडिएटर है। लगभग 1 घंटे बाद ग्लैडिएटर को फिर होश आया। दर्द एक सड़क की तरह था और चेतना उस दर्द की सड़क पर सफर कर रही थी। अगर उसकी सारी इंद्रियों और उनकी अनुभूतियों को नगाड़े के चमड़े की तरह ताना गया होता तो इस वक्त ये कहा जा सकता था कि उस नगाड़े पर चोट पड़ रही है। उसका संगीत असह्य था, और जब वो जागा तो इसी दर्द का ज्ञान उसको हुआ। दर्द की दुनिया में वो और किसी चीज को न जानता था, और दर्द ही सारी दुनिया थी। वो अपने 6000 साथियों में आखिरी था, और उनका दर्द भी उसके जैसा ही था, मगर खुद उसका अपना दर्द इतना विराट था कि कोई उसको बांट न सकता था। उसने आंखें खोली, मगर दर्द एक लाल झिल्ली की तरह था जो उसे दुनिया से अलग कर रहा था। वो एक रेशम के कीड़े की तरह था, उसके लार्वे की तरह, जिसके चारों तरफ दर्द का कोया बुना जा रहा था। उसका जागना एक बार में नहीं बल्कि लहरों में हुआ। रथ ही वो सवारी थी जिसको वो सबसे अच्छी तरह जानता था। वो एक ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर बुरी तरह हिलते डोलते झटके देते हुए रथ पर होकर वापस चेतना के देश को लौट रहा था। वह उस पहाड़ी देश में तब एक छोटा सा लड़का था, और बड़े बड़े लोग, दूर दूर के राजा और सामंत, सभ्य लोग, स्वच्छ लोग कभी कभी रथों पर चढ़ा करते थे, और वो पहाड़ के चट्टानी रास्तों पर उनके रथ के साथ दौड़ता हुआ उनसे भीख मांगा करता था कि उसको भी वो थोड़ी देर के लिए रथ पर चढ़ा लें। वो चिल्लाता था, ए मालिक, मेरे मालिक, मुझको भी चढ़ा लीजिए। उनमें से कोई उसकी जुबान न बोलता था, मगर कभी कभी वे उसको और उसके दोस्तों को रथ के पीछे नौकरों के खड़े होने की जगह पर बैठ जाने दिया करते थे। वे बड़े लोग कितने उदार थे। कभी कभी वे लोग उसको और उसके दोस्तों को मिठाइयाँ देते थे। जिस तरह से ये छोटे छोटे धूप से झंवाए हुए काले बालों वाले बच्चे गाड़ी के पीछे के तख्ते को पकड़कर लटके रहते थे, उसको देखकर वे लोग हंसते थे। मगर तभी बहुत बार वे अपने घोड़ों को चाबुक मार देते थे, और फिर गाड़ी एकाएक तेज झटके से दौड़ पड़ती थी, और पीछे तख्ते से लटके हुए बच्चे इधर उधर फेंक जाते थे। पश्चिमी दुनिया के वे बड़े लोग सचमुच ऐसे थे कि इनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता था, और मीठी चीज़ों के साथ साथ कड़वी चीज़ें भी लेनी ही पड़ती थी। मगर हाँ, ये ज़रूर है कि गाड़ी से गिरने पर चोट लगती थी।
तभी उसको चेतना होती कि वो गैलीली की पहाड़ियों के बीच रहने वाला बच्चा नहीं, सलीब पर लटकता हुआ आदमी है। टुकड़े टुकड़े करके उसको ये चेतना हो रही थी, क्योंकि उसका सारा शरीर अब हर समय उसका अपना न था। वह उस चीज को महसूस करता अपनी बाहों में, जहां स्नायु लाल भट्टी में तपे हुए तारों की तरह थे और गर्म गर्म कुछ उसकी बाहों से बहकर उसके कंधों के ऐंठे हुए कुबड़ पर गिर रहा था। वो उस चीज को महसूस करता अपने पेट में, जहां उसकी अंतड़ियां दर्द और तनाव की भयानक बेरहम गांठें बन गई थीं। और जो भीड़ उसको देख रही थी वो बहती हुई, कल कल करती हुई, वास्तविक और अवास्तविक लहरों के समान थी। अब उसकी आंख की रोशनी ठीक न थी, वो कहीं पर आंख जमा न पाता था, और जिन लोगों को वो देख रहा था वो कभी सिमट जाते थे और कभी खुल जाते थे, जैसे कि किसी टेढ़े शीशे में पड़ने वाली परछाई। और लोग देख रहे थे कि ग्लैडिएटर को होश आ रहा है। वे बड़ी उत्सुकता से उसको देख रहे थे, जैसे और बहुत से सलीब पर चढ़ाए गए। अगर ये भी उसी तरह यूं ही किसी एक आदमी का सलीब पर चढ़ाया जाना होता तो फिर इसमें कोई नई बात न होती। लोगों का सलीब पर चढ़ाया जाना रोम में बड़ी आम बात थी। जब अब से 4 पीढ़ी पहले रोम ने कार्थेज को फतह किया तो उसने वहां से बेहतरीन चीजें ले ली, और उनमें 2 जो सबसे बड़ी चीजें थीं, जागीरदारी की प्रथा और ये सलीब। सलीब पर लटकते हुए आदमी में ऐसी कोई बात थी जो रोम वालों को बहुत भा गई थी, और अब दुनिया ये भूल गई थी कि ये चीज जो सारी दुनिया में सभ्यता का प्रतीक बन गई थी, वास्तव में कार्थेज में ही पैदा हुई थी। जहां जहां रोमन सड़कें जाती थीं वहां वहां सलीब गया, और जागीरदारी की प्रथा गई, और ग्लैडिएटरों की लड़ाई गई, और गुलामी में पड़ी हुई इंसानियत की जिंदगी के प्रति एक विराट उपेक्षा का भाव गया, और आदमी के खून और पसीने को निचोड़कर सोना हासिल करने की तमाम कोशिशें गईं। मगर अच्छी से अच्छी चीज भी धीरे धीरे बासी पड़ जाती है, और अच्छी से अच्छी शराब भी उबाने लगती है जब बहुत ज्यादा ढाल ली जाती है, और एक आदमी का उन्माद हजारों आदमियों के उन्माद में जाकर खो जाता है। अगर किसी दूसरे आदमी को सलीब पर चढ़ाया जा रहा होता तो उसको देखने के लिए वो भीड़ न उमड़ी होती, मगर ये तो एक वीर की मौत थी, एक महान ग्लैडिएटर की, स्पार्टाकस के एक साथी की, एक ऐसे ग्लैडिएटर की जिसका नाम लोग सदा याद रखेंगे, एक ऐसा महान ग्लैडिएटर जो मुनेरा में से बचकर निकल आया, जिसमें से सिर्फ एक ही आदमी बचकर निकलता है। हमेशा उन लोगों के सामने एक अजीब सा अंतर विरोध रहता था, क्योंकि एक ओर तो वे उस आदमी को एक ग्लैडिएटर के रूप में देखते थे, एक ऐसे गुलाम के रूप में जिसके ऊपर मौत का ठप्पा लगा हुआ है, एक लड़ने वाले कठपुतले के रूप में, एक घृणित से घृणित व्यक्ति के रूप में, और दूसरी ओर वे उसी आदमी को लड़ाई के खूनी मैदान से बचकर निकले हुए मर्द के रूप में देखते थे। इसीलिए आज वे इस ग्लैडिएटर को मरता हुआ देखने के लिए आए थे, यह देखने के लिए कि वह उस विराट रहस्य का स्वागत कैसे करता है जिसके सभी मनुष्य भागी हैं, और ये देखने के लिए कि जब कीलें उसके हाथों में ठोके जाएंगे तब वो क्या करेगा। वो एक अजीब ही आदमी था जो एकदम खामोश होकर सब कुछ सह रहा था। वो ये देखने के लिए आए थे कि ये खामोशी, ये चुप्पी तोड़ी जा सकती है या नहीं, और जब कील ठोकने से भी वो न टूटी तो लोग ये देखने के लिए ठहर गए कि जब वो दोबारा इस दुनिया पर आंख खोलेगा तो उस वक्त ये चुप्पी टूटेगी या नहीं। आखिरकार वह टूटी। आखिरकार जब उसने उन लोगों को देखा, जब आंखों के सामने की आकृतियों का तैरना खत्म हुआ, तो वो चीख पड़ा, दर्द और यंत्रणा की एक भयावनी चीख। जाहिर है कोई उसके शब्दों को नहीं समझा। लोग अटकल लगाने लगे कि स्वर के उस यातना से भरे हुए विस्फोट में उसने क्या कहा था। कुछ ने इस बात पर शर्त बंधी कि वह बोलेगा या नहीं बोलेगा, और शर्त बंधने वालों में शर्त के पैसे देने के सवाल को लेकर इस वक्त झगड़ा हो रहा था,
क्योंकि ये तय नहीं था कि उसने कोई शब्द बोले थे या केवल कराहा था या किसी विदेशी जुबान में कुछ कहा था। कुछ ने कहा कि उसने भगवान को पुकारा था, दूसरे लोगों का कहना था कि वो अपनी मां को बुला रहा था। सच बात यह है कि उसने ये दोनों ही बातें नहीं कही थी। सच बात यह है कि वो चीखा था, स्पार्टकस स्पार्टकस, हम लोग क्यों नाकाम रहे। इस उपन्यास से तो यही अंश मुझे सुनाना था। कुछ क्षणों के अंतराल के बाद मैं कुछ और सुनाना चाहूंगा। इसके बाद जो अंश मैंने चुना है वो पिछली शताब्दी के एक और महान उपन्यास से, वो भी पुरानी है वो किताब, इसको मैं भीतर से दिखाऊंगा। प्लेग बाय अल्बेर कामू। इस उपन्यास में प्लेग एक महामारी तो है, लेकिन वो फांसीवाद का रूपक भी है। एक पूरा शहर ओरान जहां प्लेग फैली थी, सारी दुनिया से काट दिया गया है, यानी क्वारंटाइन में है। जो अंश मैं पढ़ना चाहता हूं वो है जब प्लेग को परास्त किया जा चुका है। महीनों के बाद शहर के फाटक खोले गए हैं, महीनों के बाद ट्रेनें आ रही हैं, महीनों के बिछोह के बाद बिछड़े प्रेमी फिर मिल रहे हैं, लेकिन इस बीच प्लेग ने उनके जीवन में और उनके दिलों में बहुत कुछ बदल दिया है। मैं शुरू कर रहा हूं। आखिरकार फरवरी की एक सुहानी सुबह में तड़के ही धूमधाम से शहर के फाटकों को खोला गया। नगरवासियों ने, अखबारों ने, रेडियो ने और सरकारी विज्ञप्तियों ने इस घटना का स्वागत किया। अब कथाकार सिर्फ उन समारोहों को ही बयान कर सकता है जो फाटकों के खुलने के बाद आयोजित किए गए, हालांकि वह खुद हार्दिक भाव से इन समारोहों में हिस्सा नहीं ले सका था। बड़ी मेहनत से दिन और रात के उत्सवों का आयोजन किया गया। इसी वक्त स्टेशन पर खड़े इंजनों में से धुआं निकलने लगा। जहाज हमारे बंदरगाह के नजदीक पहुंच रहे थे। अलग अलग तरीकों से वे सब याद दिला रहे थे कि पुनर्मिलन का चिर प्रतीक्षित दिन आ पहुंचा था और तमाम बिछड़े हुए लोगों के आंसू बंद हो गए थे। हम यहां आकर आसानी से बिछोह की भावना के परिणामों की कल्पना कर सकते हैं, जिन्होंने हमारे बहुत से शहरियों के दिलों में बहुत दिन से कड़वाहट पैदा कर दी थी। दिन भर बाहर से आने वाली गाड़ियों में भी उतनी ही भीड़ रही जितनी शहर से जाने वाली गाड़ियों में थी। हर मुसाफिर ने बहुत पहले से ही अपनी सीट रिजर्व करा ली थी और पिछले 15 दिनों से इस डर से उनकी जान सूली पर टंगी हुई थी कि कहीं ऐन वक्त पर अधिकारी अपने फैसले से मुकर न जाएं। शहर में आने वाले कुछ मुसाफिर अभी भी घबराए से थे। उन्हें अपने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के दुर्भाग्य का तो पता था, लेकिन बाकी लोगों और शहर की हालत का उन्हें कुछ पता न था। कल्पना में वे उसकी भयंकर और नीरस तस्वीर देखते थे, लेकिन ये बात सिर्फ उन लोगों पर लागू होती थी जो लंबे निर्वासन के दौरान शोक से सूख नहीं गए थे।
बिछड़े प्रेमियों पर यह बात लागू नहीं होती थी। और सचमुच प्रेमी अपने निश्चित विचार में पूरी तरह से तल्लीन थे। उनके लिए सिर्फ एक ही चीज बदली थी। विरह के उन महीनों में वक्त उतनी तेजी से नहीं गुजरा था जैसा कि वे चाहते थे। आवाज आ रही है? आई एम नॉट श्योर आवाज आ रही है, कोई कंफर्म कर दें। ये रुक गया है क्या? अच्छा, ठीक, थैंक यू। और सचमुच प्रेमी अपने निश्चित विचार में पूरी तरह से तल्लीन थे। उनके लिए सिर्फ एक ही चीज बदली थी। विरह के उन महीनों में वक्त उतनी तेजी से नहीं गुजरा था जैसा कि वे चाहते थे। वे हमेशा वक्त की रफ्तार को तेज करना चाहते थे। अब जब उन्हें शहर नजर आ रहा था और ट्रेन स्टेशन में दाखिल हो रही थी, इंजन की ब्रेकें लग रही थी। अगर उनका बस चलता तो वे वक्त की रफ्तार को धीमा कर देते और उत्सुकता के क्षणों को लंबा कर देते, क्योंकि उन दिनों हफ्तों और महीनों की अनुभूति ने, जिससे उनका प्यार वंचित रह गया था और जो धुंधली होते हुए भी तीखी थी, उनके मन में ये स्पष्ट भावना जगा दी थी कि वे क्षतिपूर्ति के हकदार हैं। हर्ष के इन क्षणों की रफ्तार प्रतीक्षा के लंबे घंटों से कम आधी तो होनी चाहिए। प्लेटफॉर्म या घर पर उनकी प्रतीक्षा करने वाले लोग भी अधीरता से क्षुब्ध हो रहे थे और उत्सुकता से कांप रहे थे। प्लेटफॉर्म पर इंतजार करने वालों में रैम्बर्ट भी था, जिसकी बीवी को पहले से ही फाटक खुलने की खबर भेज दी गई थी। उसने फौरन तैयारियां शुरू कर दी थीं और वो पहली ट्रेन से आ रही थी। यहां तक कि रैम्बर्ट भी यह सोचकर घबरा रहा था कि उसे एक ऐसे प्यार और निष्ठा का सामना करना पड़ेगा जिसे प्लेग के लंबे महीनों ने धीरे धीरे परिष्कृत करके एकदम फीका कर दिया था। उसे हाड़ मांस की उस नारी का सामना करना था जिसने इन भावनाओं को जागृत किया था। काश वो वक्त की रफ्तार को रोक सकता और एक बार फिर वही आदमी बन जाता, महामारी के फूटने पर जिसके मन में सिर्फ एक ही विचार और आकांक्षा थी। किसी तरह वो शहर से भागकर उस औरत के पास पहुंच सकता जिसे वो प्यार करता था। लेकिन वो जानता था कि अब इस बात का कोई सवाल नहीं उठता, वो बहुत ज्यादा बदल चुका था। प्लेग ने उसमें जबरदस्ती एक ऐसी अनासक्ति और उदासीनता भर दी थी जिसे वो अपनी पूरी कोशिश करके भी दिल से नहीं निकाल सकता था, और जो एक निराकार भय की तरह उसके मन में छाई हुई थी। उसे लगा जैसे प्लेग बहुत जल्दी अचानक ही खत्म हो गई थी और उसे अपने को संभालने का वक्त ही नहीं मिला था। खुशी पूरी रफ्तार से उसके ऊपर पटकी जा रही थी, उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से। रैम्बर्ट समझ गया कि प्रकाश के कौंधने की तरह उसकी छिनी हुई सब चीजें उसे वापस मिल जाएंगी और खुशी एक ऐसी लपट की तरह उस पर टूट पड़ेगी जिसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकेगा। सचमुच सब लोग कुछ हद तक चेतन रूप से रैम्बर्ट की तरह ही सोच रहे थे। हर आदमी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में वापस लौट रहा था, फिर भी मित्रता की भावना अभी जिंदा थी और वे आपस में एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। लेकिन ज्यों ही उन्होंने नजदीक आते हुए इंजन का धुआं देखा तो तीव्र हर्षोन्माद के ज्वार के सामने निर्वासन की भावना गायब हो गई, और जब ट्रेन खड़ी हो गई तो एक मादक क्षण में ही जब अपनत्व और अधिकार जताने की भूखी बाहों ने उन शरीरों को आलिंगनबद्ध कर लिया जिनकी आकृतियां वे भूल गए थे, तो वे लंबे बिछोह खत्म हो गए जिनके बारे में लोगों का ख्याल था कि वे कभी खत्म नहीं होंगे। रैम्बर्ट को इतना वक्त ही नहीं मिला कि वो अपनी बीवी को देख सके जो उसकी तरफ दौड़ती आ रही थी।
वो आकर सीधे उसके सीने से लिपट गई थी। रैम्बर्ट ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसके सर को अपने कंधों पर दबा रहा था। उसे सिर्फ अपनी प्रेयसी के परिचित केश ही दिखाई दे रहे थे। उसने अपने आंसुओं को मुक्त भाव से बहने दिया। वो नहीं जानता था कि ये खुशी के आंसू थे या बहुत दिनों के दबे हुए दुख के आंसू। उसे सिर्फ यही एहसास था कि आंसुओं की वजह से वो अपने को ये तसल्ली नहीं दे सकेगा कि उसके कंधे से चिपका चेहरा सचमुच वही चेहरा था जिसके बारे में उसने बहुत बार तमन्ना की थी, या वो किसी अजनबी का चेहरा था। उस क्षण तो वो अपने आसपास के लोगों की तरह ही व्यवहार करना चाहता था, जिनका ख्याल था कि प्लेग इंसानों के दिलों के भीतर कोई चीज़ बदले बगैर भी आकर चली जा सकती है। अगर वो ऐसा नहीं सोचते थे तो इसका अभिनय जरूर कर रहे थे। एक दूसरे से सटे हुए वे अपने घरों में गए, बाहर की दुनिया से आंखें मूंद कर, और ऐसा लगता था कि वे महसूस कर रहे थे कि उन्होंने प्लेग को हरा दिया है। वे हर उदासी को भूल गए थे और उन लोगों की दुर्दशा को भी भूल गए थे जो उसी ट्रेन से आए थे, लेकिन प्लेटफॉर्म पर उनकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं था। वे घर जाकर उस भय की पुष्टि के लिए अपने को तैयार कर रहे थे जो लंबी खामोशी ने पहले से ही उनके दिलों में पैदा कर दिया था। इन लोगों के लिए जिनका साथी केवल सद्यजात शोक था, जो इस क्षण अपने को किसी प्रियजन की मृत्यु के शोक की आजीवन स्मृति के लिए समर्पित कर रहे थे, इन दुखी लोगों की दशा बिल्कुल अलग थी। इनके विरह की कसक अपनी चरम सीमा तक जा पहुंची थी। उन माताओं, पत्नियों और पतियों के लिए जो अपनी सारी खुशी खो बैठे थे, प्लेग अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उनके प्रियजन किसी गड्ढे में चूने की तह के नीचे दबे थे, या राख के एक टीले में उनकी मुट्ठी भर राख अवशेष रूप में जमा थी जहां वो पहचानी नहीं जा सकती थी। सड़कों और चौराहों पर लोग डांस कर रहे थे। 24 घंटों में ही मोटर गाड़ियों का ट्रैफिक दुगना हो गया और हर मोड़ पर खुशी मनाती हुई भीड़ें मोटरों को रोक लेती थीं। हर गिरजे की घंटी दोपहर भर जोर से बजती रही। नीला और सुनहरी आसमान घंटियों की आवाज़ से गुंजित हो उठा। हर गिरजे में खुदा का शुक्रिया अदा करने के लिए प्रार्थनाएं हो रही थीं, लेकिन साथ ही मनोरंजन के स्थानों में भी ठसाठस भीड़ें थीं। कॉफ़ी हाउस कल की परवाह न करके शराब की आखिरी बोतलें ग्राहकों को पेश कर रहे थे। हर शराब घर के आसपास शोर मचाती हुई भीड़ें इकट्ठा थीं, जिनमें प्रेमियों के जोड़े भी थे जो इस बात की परवाह किए बगैर कि लोग क्या कहेंगे एक दूसरे से लाड़ कर रहे थे। सब लोग हंस रहे थे या खुशी से चिल्ला रहे थे। बहुत महीनों से उनकी जिंदगी की लौ धीमी जल रही थी, इसलिए दबी हुई संचित भावनाएं आज उनके जिंदा रहने के सुनहरी पर्व पर मुक्त हृदय से लुटाई जा रही थी। कल फिर असली जिंदगी अपनी पाबंदियों के साथ शुरू होने वाली थी, लेकिन इस क्षण अलग अलग वर्गों के लोग भ्रातृभाव से एक दूसरे के संपर्क में आ रहे थे। मौत का सामीप्य जिस ऊंच नीच के भेद को मिटाने में असफल रहा था, वह भेद आनंद के कुछ घंटों के मुक्ति के उल्लास में मिट गया था। लेकिन उस दिन का एक पहलू था। सूर्यास्त के समय काफी लोग, जिनमें रैम्बर्ट और उसकी बीवी भी शामिल थे, मूक संतोष और खुशी के एक बहुत सूक्ष्म रूप में छिपे थे। बहुत से जोड़ों और परिवारों को देखकर लगता था कि वे ऐसे ही टहलने निकले हैं, उससे ज़्यादा उनके बाहर निकलने का कोई प्रयोजन नहीं दिखता था, जबकि असल में वे भावुकता के कारण उन स्थलों की तीर्थ यात्रा कर रहे थे जहां उन्हें दुख झेलने की शिक्षा मिली थी। वे शहर में आने वाले नए लोगों को प्लेग के आश्चर्यजनक या कम विख्यात स्मारक चिन्हों और निशानियों को दिखा रहे थे। कई बार तो प्लेग में जिंदा रहने वाला आदमी सिर्फ गाइड का रोल ही अदा करता था और आंखों देखे गवाह का काम करता था, जो सारी घटना में से गुजर चुका था और अपने डर का जिक्र किए बगैर खुलकर खतरे का बयान करता था।
ये खुशी हासिल करने के मामूली तरीके थे और मनोरंजन से कुछ ही अधिक महत्वपूर्ण थे। कुछ और लोग शहर में टहलते हुए भावुकता का अधिक प्रदर्शन कर रहे थे। मिसाल के लिए, जब कोई आदमी किसी ऐसे स्थान की ओर इशारा करता था जिसके लिए उसके मन में उदास लेकिन कोमल स्मृतियां थीं, तो वो अपने साथ की लड़की या औरत से कहता, इस जगह एक ऐसी ही शाम को मैं तुम्हारे लिए बेहद तड़प रहा था, लेकिन तुम वहां नहीं थी। इन भावुक तीर्थ यात्रियों को आसानी से पहचाना जा सकता था। वे भीड़ के उपद्रव में आत्म केंद्रित, सबसे तटस्थ फुसफुसाहट के नखलिस्तान जैसे नजर आते थे। चौराहों पर बजते हुए बैंडों से भी ज्यादा वे मुक्ति के अपार हर्ष का विश्वास दिला रहे थे। वे हर्षोन्मत्त जोड़े एक दूसरे से लिपटे थे। वे बहुत कम बोल रहे थे। खुशियों के कोलाहल के बीच सुखी लोगों की अहंकारपूर्ण अहमन्यता और बेइंसाफी से घोषित कर रहे थे कि प्लेग खत्म हो गई है और जुल्म का दौर बीत गया है। सब प्रमाणों के ऐन सामने भी वे साफ साफ इनकार कर रहे थे कि हमने कभी ऐसी पागल दुनिया देखी थी जिसमें लोग मक्खियों की तरह मारे गए थे, या प्लेग ने कभी विधिवत ऐसी कठोर पैशाचिकता दिखाई थी और जानबूझकर ऐसा उन्मत्त रोष व्यक्त किया था, और उन तमाम चीज़ों के प्रति जो यहाँ और अब मौजूद नहीं थी एक घृणित उच्छृंखलता पैदा कर दी थी। वे इनकार कर रहे थे कि कभी यहाँ शमशान घर की बदबू भी फैली थी, जिससे जिंदा लोग भी अवसन्न और विमूढ़ हो गए थे। संक्षेप में वे लोग इस बात से इनकार करते थे कि कभी हम लोग पिशाच ग्रसित शहरी थे। जनसंख्या का एक हिस्सा रोज एक भट्टी में जलाया जाता था और चिपचिपी बदबू बनकर फैल जाता था, और बाकी लोग बंधन में जकड़ी हुई बेबसी से अपनी बारी आने का इंतजार करते थे। पहली बार रियो को महसूस हुआ कि वह उस पारिवारिक साम्य को एक नाम दे सकता था जिसकी झलक उसने पिछले कई महीनों से सड़क पर नजर आने वाले चेहरों में पाई थी। उसे बस अपने गिर्द देखने भर की जरूरत थी। प्लेग के खत्म होने पर इन मर्दों और औरतों के चेहरों पर उस पार्ट की झलक आ गई थी जो वे बहुत दिनों से खेलते आए थे। वे स्वदेश त्यागे हुए लोगों का पार्ट अदा करते आए थे। पहले उनके चेहरे और अब उनकी पोशाकें उनके सुदूर स्वदेश से निर्वासन की कहानी कह रही थी। जब प्लेग ने शहर के दरवाजे बंद कर दिए थे तो वे बिछोह की जिंदगी बसर करने लगे थे और जिंदगी की उस गर्मी से वंचित हो गए थे जो हर चीज को भूलने की ताकत देती है। विभिन्न मात्राओं में शहर के हर हिस्से में मर्द और औरतें फिर से मिलने के लिए तड़पते रहे थे। हर एक की तमन्ना एक जैसी नहीं थी, नहीं हो सकती थी। अधिकांश लोग किसी अनुपस्थित प्रियजन के लिए, किसी शरीर की गर्मी के लिए, प्यार के लिए या सिर्फ ऐसी जिंदगी के लिए तड़प रहे थे जिसे आदत ने प्यारा बना दिया था। कुछ लोग दोस्तों की संगति से वंचित हो जाने की वजह से तड़प रहे थे, हालांकि वे इस बात को नहीं जानते थे। वे इसलिए भी परेशान थे क्योंकि वो दोस्तों से संपर्क करने के साधारण साधनों, खत, ट्रेनों और बोटों का इस्तेमाल करने में भी असमर्थ थे। कुछ और लोग जिनकी संख्या अपेक्षाकृत कम थी, हो सकता है तारो भी इसी श्रेणी में हो, एक ऐसी चीज से पुनर्मिलन चाहते थे जिसकी व्याख्या करने में वे असमर्थ थे, लेकिन उनकी दृष्टि में धरती पर वही एकमात्र चीज चाहने के काबिल चीज थी। कई बार वे इस चीज को शांति कहते थे क्योंकि इससे बेहतर नाम उन्हें नहीं सोचता था। अब वो जान गया था कि वो जवाब क्या है। शहर के बाहरी हिस्से में जहां सड़कें करीब करीब खाली थीं, उसे ये बात ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ गई। वे जिनका दिल अपने छोटे घर बार से चिपका था, सिर्फ वही चाहते थे कि वे अपने प्रियजनों के पास लौट जाएं। कई बार उन्हें सफलता मिल जाती थी, हालांकि उनमें से कुछ अभी भी अकेले ही सड़कों पर चल रहे थे, उन प्रियजनों के बगैर जिनका उन्होंने इंतजार किया था। वे लोग भी खुश थे जिन्हें दोहरा बिछोह नहीं सहना पड़ा था।
हम में से कुछ लोगों की तरह जो महामारी के पहले के ज़माने में शुरू से ही अपने प्यार को पक्की नींव पर खड़ा करने में असफल रहे थे और कई सालों तक अंधों की तरह उस समझौते को टटोलते रहे थे जिसे पाना बहुत मुश्किल है और जिसमें बहुत देर लगती है, जो अंततः बेमेल प्रेमियों को सामंजस्य के सूत्र में बांधता है। लेकिन रैमबर्थ की किस्म के लोगों ने, जिसे डॉक्टर ने उस रोज सुबह कहा था, हिम्मत से काम लो, अब यह साबित करना तुम ही पर निर्भर करता है कि तुम सही रास्ते पर हो, बिना ठोकर खाए अपने प्रियजनों का स्वागत किया था जिनके बारे में उनका ख्याल था कि वे हमेशा के लिए खो गए हैं। जो भी हो, कुछ समय के लिए तो वे खुश रहेंगे। वे अब जानते हैं कि ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी है जिसे पाने की तमन्ना इंसान हमेशा कर सकता है और कभी कभी उसे पा भी सकता है। वो चीज़ है इंसान का प्यार। लेकिन उन लोगों को जो इंसान और व्यक्ति से ऊंची किसी ऐसी चीज़ की आकांक्षा करते थे जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे, कोई जवाब न मिला। ऐसा आभास हो सकता है कि तारों ने उस दुर्लभ शांति को प्राप्त कर लिया था जिसकी वो चर्चा किया करता था, लेकिन ये शांति उसे सिर्फ मौत में मिली थी और इतनी देर से मिली थी कि उससे कोई फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता था। रियो घरों के दरवाज़ों में प्रेमियों के जोड़ों को डूबते सूरज की मंद रोशनी में एक दूसरे को आकांक्षा भरी नज़रों से देखते और आलिंगनबद्ध होते देख रहा था। अगर उन्हें मनचाही चीज़ मिल गई थी तो उसका कारण यह था कि उन्होंने वही चीज़ मांगी थी जो उनके अपने बस में थी। और जब वो सड़क के उस मोड़ पर मुड़ा जहाँ ग्रांद और कोतार्द रहते थे, तो वो सोच रहा था कि अगर उन लोगों को जिनकी आकांक्षाएं इंसान और उसके साधारण किंतु दुर्लभ प्यार तक ही सीमित रहती हैं, कभी कभी उनका पुरस्कार मिल जाता है, तो ये मुनासिब ही है। फिर भी उसे मालूम था कि वह जो कहानी बयान करने जा रहा है वो अंतिम गीत की कहानी नहीं हो सकती। वो सिर्फ यादगार के लिए एक प्रमाण होगा कि अगर फिर इंसान को आतंक और उसके निष्ठुर हमलों के खिलाफ निरंतर संघर्ष करना पड़े तो क्या कुछ करना पड़ेगा और अतीत में क्या कुछ किया गया है। किस तरह अपनी व्यक्तिगत मुसीबतों के बावजूद वे सब लोग जो संत बनने में असमर्थ हैं लेकिन महामारियों के सामने सर झुकाना मंजूर नहीं करते, लोगों को रोग से मुक्ति दिलाने की भरसक कोशिशें करते हैं। और सचमुच जब रियो ने शहर से उठती हुई खुशी की आवाज़ों को सुना तो उसे याद आया कि ऐसी खुशी हमेशा खतरे का कारण होती है। उसे वो बात मालूम थी जिसे खुशियां मनाने वाले नहीं जानते थे लेकिन किताबें पढ़कर जान सकते थे। वो बात ये थी कि प्लेग का कीटाणु न मरता है न हमेशा के लिए लुप्त होता है। वो सालों तक फर्नीचर और कपड़े की अलमारियों में छिपकर सोया रह सकता है। वो शयन ग्रहों, तहखानों, संदूकों और किताबों की अलमारियों में छिपकर उपयुक्त अवसर की ताक में रहता है। और शायद फिर वह दिन आएगा जब इंसानों का नाश करने और उन्हें ज्ञान देने के लिए वो फिर चूहों को उत्तेजित करके किसी सुखी शहर में मरने के लिए भेजेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों इतने धैर्य से सुनने के लिए। अब इसके बाद अगर वक्त हो और इजाज़त हो, मैं अपनी एक कहानी से 2 पन्ने पढ़ देता हूँ। है मुझे इजाज़त? मैं इस किताब से एक कहानी से 2 पन्ने पढ़ना चाहता हूँ।
कहानी का शीर्षक गलत। इसमें संक्षेप में फिलहाल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि एक स्वप्नदर्शी एक दुनियादारी में बहुत सारे मित्र हैं जो दुनियादारी में रहने वाले व्यावहारिक लोग हैं, लेकिन उनमें एक है जो ड्रीमर है, जो बहुत दूर चला गया था। वो वापस आ रहा है, ट्रेन में है, और ट्रेन में ही उसके साथ एक त्रासदी घटित होती है। वो अंश मैं सुनाता हूँ, 2-3 पन्ने। सर्वेश्वर उस समय गाड़ी के दूसरे दर्जे के एक खचाखच डिब्बे में यात्रियों के बीच ठुसा हुआ बैठा था। गाड़ी उस समय बस्ती और गोंडा के बीच कहीं थी। वो बहुत धीमी रफ्तार से चल रही थी और हर स्टेशन पर खड़ी हो जाती थी। ट्रेन में भारी पेटियों और बिस्तरों के साथ बासी गंधाते कपड़ों में अधिकतर देहाती लोग थे, कुछ पतलून कमीजों में बाबूनुमा आदमी भी। डिब्बे में हर तरफ लोग ठुसे हुए बैठे थे, नीचे के फर्श पर भी, मगर एक अजीब असामान्य खामोशी थी। ट्रेन के हिचकोलों में ऊँघते हुए लोग और ट्रेन की अपनी आवाज़ के अलावा बियावान जैसी निशब्दता। उसके पास एक झोला था जिसमें एक डायरी, 2-3 किताबें और खाने का खाली डिब्बा और कुछ कपड़े थे। उसके नुकीली हड्डियों वाले चेहरे पर कई दिनों की बढ़ी हुई दाढ़ी थी और थकान भरी दृष्टि से सामने देखता हुआ वो कुछ कमज़ोर लग रहा था। गाड़ी जब आगे जाती है, मन पीछे जाता है, भगोड़े की तरह तेज रफ्तार, जैसे छूट कर कहीं जाना चाहता हो। अपने भारहीन पैरों पर भागता हुआ वो कहीं नहीं रुकता, ट्रेन के रुक जाने के बाद भी। बहुत देर से गाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर ठहरी हुई थी। बाहर एक सुनसान प्लेटफॉर्म था और उनके पीछे दोपहर की धूप में सूखते खेत। उनके बीच की पगडंडी पर बहुत दूर कोई साइकिल चलाता आ रहा था। स्टेशन के ठीक पीछे एक एकाकी ध्वस्त झोंपड़ी थी और डिब्बे में कुछ खांसने की आवाज़ें थीं। बाहर की निशब्दता में इस तरह धंसती हुई जैसे पानी में पत्थर डूबता है, बेआवाज़। सर्वेश्वर की आंखें भारी और उनींदी होने लगीं, उनकी चमक बुझ गई। शायद उसी पल एकाएक, या उससे कुछ पल आगे पीछे, या किसी और समय, कौन जाने, उसका हौसला पस्त होने लगा था। उसने अपने झोले से एक किताब निकाल ली और निरख कर पढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन मन नहीं लगा। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था और सीने में कोई बोझ उठता आ रहा था। वो उठकर लोगों के बीच जगह बनाते हुए, डिब्बे की दीवार का सहारा लेते हुए किसी तरह टॉयलेट में पहुंचा और वॉश बेसिन में मुंह झुकाकर खड़ा हो गया। उसके पेट से एक प्रबल वेग के साथ कुछ उठा और वॉश बेसिन में उलट गया, पीले पानी जैसा कुछ, और उसमें रात के खाने के साथ खून के 2-4 टुकड़े। वो लड़खड़ाते पैरों से अपनी बर्थ पर लौटा और वहां की संकरी जगह में अपने को अटाते हुए किसी तरह लेट गया, छत पर आंखें गड़ाए। फिर एक झटके से ट्रेन आगे बढ़ी और उसकी आंखें मुंद गईं। ट्रेन आधे घंटे के बाद फिर जंगल में रुक गई। सर्वेश्वर की आंखें ऊपर को चढ़ गई थीं और थरथराहट ने उस पर काबू पा लिया था। कितनी दूर तक रह सकता है दिलेराना अंदाज, और एक आदमी, थोड़े से लोग कितनी जिम्मेदारी उठा सकते हैं। उसे पत्ते की तरह कांपता देखकर सब यात्री उसके ऊपर झुक आए। औरतें कुछ दूर, आदमी कुछ पास। एक चीख की आवाज़, उसके पीछे किसी बच्चे की अचानक रुलाई, और फिर बहुत सारी मिली जुली आवाज़ों का शोर उठा। डिब्बा अचानक जैसे चौंक कर नींद से जागा हो। इसकी हालत ख़राब है, इसके साथ कोई है क्या? कहीं से आवाज़ आई और फिर थोड़ी देर चुप्पी छा गई। धीमे धीमे सरकती गाड़ी एक छोटे से स्टेशन में घुसी और उसके रुकने से पहले ही
मजदूर जैसे नाक नक्श वाला एक आदमी प्लेटफॉर्म पर कूदा और एक डिब्बे में पानी भरकर ले आया। दौड़ता हुआ वो वापस आया और भीड़ में घुसते हुए पानी का कटोरा उसकी तरफ बढ़ाने की कोशिश करने लगा, मगर काफ़ी हिलाने डुलाने के बावजूद उसकी आंखें मूंदी रहीं। वो इस समय तक बेहोश हो चुका था। जब वो उसे पिलाने की कोशिश कर रहा था, तब ट्रेन के आखिरी डिब्बे से काफ़ी लंबे कद का 50 की उम्र के आसपास का एक आदमी, जिसकी बड़ी बड़ी बुद्धिमान आंखें थीं, झक सफ़ेद दाढ़ी और दिमाग में पराकाष्ठा तक पहुंचा हुआ गुस्सा, डिब्बे के डंडों को पकड़कर धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर उतरा। इस आदमी की धमनियों में जो तेज रफ्तार खून था, वो यूं तो मिला था उसे हर व्यक्ति की तरह उसके माता पिता से, मगर उसमें थोड़ा सा, शायद एक छोटी परखनली जितना मिला हुआ था मनुष्य जाति के कुछ सर्वोत्कृष्ट, सबसे शानदार और महान तेजस्वी लोगों, पुरखों का चमकदार लहू मानव जाति के बीच चुपके चलता हुआ कई कंधे बदलकर उस तक पहुंचा था। वो न कब्र की मिट्टी के रास्ते समुद्रों में जाकर मिलता है, न विद्युत शवदाह गृह में भाप बनकर उड़ता है। वो केवल आतताइयों का मवाद मिश्रित खून होता है जो जमीन पर बह जाता है। बाकी सब लोगों, साधारण लोगों और असाधारण महान जनों का रक्त आगे यात्रा करता है, किसी घटिया नस्ल परस्त आनुवंशिकी के नियमों के बाहर, कुछ का थोड़ी दूर तक, बहुत थोड़े से लोगों का बहुत दूर तक। इसी में कहीं तलाशने पर मिलेगा मूर्ख आध्यात्मिकों के इस सनातन सवाल का भी उत्तर कि मरने के बाद देह कहाँ जाती है। बहुत सारे मृत व्यक्तियों के शरीरों, आशाओं, सपनों, एकांत में कहे गए शब्दों, ऊंचे नीचे रक्तचाप और आंसुओं और खांसियों का योगफल होता है हर व्यक्ति। और फर्क केवल इतना होता है कि कौन से मृतक और कितने, जैसे इस व्यक्ति के थे। उनमें पैगंबर या मसीहा या वे अति मेधावी लोग नहीं शामिल थे जो तत्व चिंतन करते या ग्रंथ बांचते, किताबें लिखते हैं। न वे जो दूरबीनों में झांककर अंतरिक्ष और नक्षत्रों की गहराई मोटाई नापते हैं। ये सब काम अपनी जगह पर बेशक ज़रूरी होते हैं, दरअसल बहुत ज़रूरी, मगर यहाँ पर जिनका जिक्र है वो कुछ दूसरी ही तरह के लोग थे जो दूसरे मुल्कों में मौत या बीमारी से लड़ने पहुँच जाते हैं, जैसे डॉक्टर कोटनीस, या जो किसी बीमारी का इलाज ढूंढने को जरासीम अपनी नसों में उतारने का चरम दुस्साहस कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर लुईस पास्चर, या जो रेडियम के विकिरण से अपने को छलनी कर लेते हैं डॉक्टर मैरी क्यूरी और उनके पति की तरह, और दुत्कार कर भगा देते हैं मल्टीनेशनल कंपनी के मोटे मैनेजर को जो माल कमाने की संभावनाएं सूंघता हुआ उनके पास करेंसी नोट और व्यापारिक प्रस्ताव लेकर पहुंचता है, ये कहकर कि उनका आविष्कार पूरी मानव जाति के लिए है, बिल्कुल मुफ्त। और इसी तरह के बहुत बहुत सारे लोग। उदाहरण की तरह ऊपर बताए गए लोगों की तरह वो व्यक्ति भी पेशे से डॉक्टर था, मगर वैज्ञानिक नहीं। साथ ही वो एक बेहद बेहद गुस्सैल आदमी था, बेपनाह गुस्सा, और जीवन भर साथी डॉक्टरों की चेतावनी सुनता आया था कि वो अपने क्रोध पर काबू पाए, चाहे इसके लिए ध्यान किया करे या शवासन, वरना किसी दिन ब्रेन हेमरेज होगा, चलते चलते वो लुढ़क जाएगा, उसका चश्मा दूसरी तरफ। वो थोड़ी देर पहले साथ में सफ़र कर रहे एक दुकानदार से झगड़ पड़ा था कि उसने गत्ते के बहुत सारे डिब्बे इस तरह रास्ते के बीच रख दिए थे कि लोगों का आना जाना असंभव हो गया था। वो गार्ड से झगड़ने उतरा था इस बात पर कि उस कंपार्टमेंट में पानी नहीं आ रहा था और टट्टी पेशाब रोके हुए बच्चे बुरी तरह चीख रहे थे। गार्ड साहब अपने डिब्बे में नजर नहीं आए तो वह स्टेशन मास्टर से मिलने के लिए उनके कमरे की तरफ जाने लगा। तभी उसने सर्वेश्वर के डिब्बे के पास भीड़ देखी और भीतर घुसकर एक ही क्षण में स्थिति को समझ लिया। वो कंपार्टमेंट में ठूसी हुई भीड़ को डांट फटकार कर
लोगों को हटाता हुआ उसके पास पहुंचा और उसकी कलाई उठाकर धड़कनों का हिसाब देखने लगा। दूसरे हाथ से उसने उसकी खाल को चुटकी में पकड़कर खींचा। सर्वेश्वर की सांसें धौंकनी की तरह तेज चल रही थीं। कौन है इसके साथ? इसकी तबीयत तो बहुत खराब है, इसे लगता है लू लगी है, डिहाइड्रेशन। कहीं से कोई आवाज नहीं आई। उसने कहा, स्टेशन मास्टर को बुलवाना होगा, यहाँ रेलवे का डॉक्टर होगा शायद। उसने पास बैठे एक धूप का चश्मा लगाए नौजवान को ए पतलून मास्टर कहते हुए हाथ पकड़कर खड़ा किया कि वह दौड़कर स्टेशन मास्टर को बुलाकर लाए और कुछ और लोगों को काफी तेज आवाज में डांटकर दूर कर दिया। एक आदमी की मदद से उसने उसके तपते हुए शरीर को खिड़की के पास खिसका दिया और जूते खोलकर नीचे रख दिए। सफेद वर्दी में उस नौजवान के साथ स्टेशन मास्टर थोड़ी देर में आया। इस आदमी को उतारना होगा, उसने कहा, यह आगे सफर नहीं कर सकता। क्यों, क्या हुआ? इसकी तबीयत काफी खराब है, बेहोश हो गया है। जनाब, ये तो छोटा सा स्टेशन है, स्टेशन मास्टर ने कहा। आगे बाराबंकी या लखनऊ में ढंग का नहीं, वहां तक पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी, उसने सख्ती से कहा। यहाँ रेलवे का अस्पताल, यहाँ कोई अस्पताल नहीं है, ये छोटा सा स्टेशन है, स्टेशन मास्टर ने कहा और वापस जाने लगा। उस आदमी ने उसकी सफेद वर्दी को पकड़कर पीछे खींचा। मिस्टर स्टेशन मास्टर, उस आदमी का गुस्सा भड़क उठा था। यहां लोग क्या कभी बीमार नहीं पड़ते? क्या करते हैं फिर वो? देखिए, यहां एक छोटा सा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जहां डॉक्टर हफ्ते में एक दिन आता है। आज तो कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर हूं, वहां कुछ दवाइयां तो होंगी, फौरन इसे उतरवाइए। कोई स्ट्रेचर कुछ है? दो एक आदमी बुलवाइए, देख क्या रहे हैं? वो गुस्से में भर्राई और तीखी आवाज में चीख रहा था। गाड़ी खड़ी रही, इंजन बार बार सीटी मार रहा था। सब डिब्बों की खिड़कियों से बाहर सिर झांक रहे थे। देखिए, वो हेल्थ सेंटर तो इस समय बंद होगा, उसकी चाबी। स्टेशन मास्टर कुछ सहम गया था। चाबी ढूंढवाइए फौरन, और न मिले तो ताला तोड़वा दीजिए। देखिए, इस आदमी को अगर वो अब हकलाने लगा था। उसकी भूरी तरल आंखें भयानक लग रही थीं और उसके चेहरे से लग रहा था कि कुछ देर और स्टेशन मास्टर बिना कुछ किए खड़ा रहेगा तो वो उसे थप्पड़ मार देगा। स्टेशन मास्टर अपने कमरे तक जाकर दो खलासियों को बुलाकर लाया। तेज तेज कदमों से अपने डिब्बे तक जाकर डॉक्टर ने अपना सामान बाहर निकाल लिया। दो यात्रियों ने बेहोश सर्वेश्वर को स्ट्रेचर पर लिटाया। उसका झोला उसके सिर के पास रख दिया गया। इंजन ने फिर सीटी दी। गाड़ी हौले से खिसकने लगी। स्टेशन मास्टर आगे आगे चल रहा था और उसके पीछे पीछे दोपहर के भभकते सूरज के नीचे डॉक्टर स्ट्रेचर के साथ साथ, और पीछे एक कुली जिसने उसका सामान उठा रखा था। प्लेटफॉर्म पार कर कुछ सीढ़ियां उतरने के बाद रेलवे के 2-4 मकानों के बीच वो छोटा सा अस्पताल था। वो कोई पुरानी टूटी फूटी भग्न जर्जर जगह थी, जैसे ध्वंसावशेष हो उल्कापात के बाद का, या कोई कालातीत नगर उत्खनन में जमीन से निकला हुआ, सदियों पुरानी अजीब आबो हवा और उस जमाने के लोगों की हड्डियों समेत। 2-1 मकानों के निवासियों ने खिड़कियों से देखा और उत्सुकतावश धीरे धीरे पास चले आए। अपनी हाँफती सांसों को संभालने के लिए डॉक्टर एक क्षण ठहर गया और तब उसने उनके चेहरों की ओर देखा जो उसे महसूस हुए ममियों की मानिंद उदासीन, अपलक, भावशून्य। और तब अचानक उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो पहले ही जान लेता था, उसमें महसूसने की जैसे कोई अतीन्द्रिय ताकत थी। स्टेशन मास्टर ने जेब से चाबी निकालकर कमरा खोला। भीतर के धूल, अंधेरे और ईथर की एक बासी गंध के बीच दोनों खलासियों ने सर्वेश्वर को एक ऊंची लंबी मेज पर लिटा दिया। डॉक्टर ने उसकी कलाई उठाई, वो बर्फ की तरह ठंडी थी। एक रुई के रेशे को वह उसकी नाक के पास लाया। फिर वो जल्दी जल्दी एक बदहवास तरीके से उसके सीने को मलने दबाने लगा काफी देर तक। फिर उसने अपनी चेष्टा छोड़ दी और हताशा में मेज पर एक मुक्का मारा
और भीड़ के बीच से होता हुआ तेजी से दूर जाने लगा, बाकी सब लोगों से अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करते हुए किसी एकांत जगह की तलाश में। उसे अब बेहद गुस्सा था खुदा पर। थैंक यू दोस्तों, यही अंश मुझे सुनाना था। मैं जो भी यहाँ मौजूद हैं, संजीव जी, हिमांशु जी, नक्षत्र जी, सबका मैं बहुत बहुत आभार कहना चाहता हूँ। अनुराधा जी, रश्मि जी, पल्लवी जी, बहुत बहुत आभार। आप सबने बहुत धैर्य से सुना। मेरा समय भी शायद खत्म होने वाला है। इसमें एक चीज़ नोट की होगी कि ये सारे अंश जो थे, इनमें ये सब कहीं ना कहीं मृत्यु के इर्द गिर्द थे। सब में मृत्यु का उल्लेख आता है, लेकिन ये चुनाव इस तरह डेलिबरेटली नहीं किया गया। जानबूझकर इस तरह के अंश नहीं चुने मैंने अभी अनुभव किया थोड़ी देर पहले कि इन सब में किसी न किसी रूप में डेथ का जिक्र है, लेकिन दरअसल वो डेथ का केवल उल्लेख ही है, क्योंकि लिटरेचर में, साहित्य में मायने उस तरह से नहीं होते। दरअसल मृत्यु के बहाने सब अंशों में जीवन की ही बात है, जीवन का ही रेखांकन है। तो मृत्यु के प्रति मोह या मृत्यु पूजा जैसे भावों से मैं दूर हूँ। केवल एक तरीका था मृत्यु का जिक्र करते हुए फिर जीवन के महत्व और जीवन की विराटता और एक मूल्यपरक जीवन की कामना को रेखांकित करने वाले ये अंश थे जो मैंने आप सबके सामने पेश किए। सबने बहुत धैर्य से सुना। सबका बहुत बहुत आभार, बहुत आभार।